जी सर, ये जो कार्यक्रम हुआ था इसके बारे में बताइए, किस तरीके का कार्यक्रम था और इसका क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? फार्मासिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश का एक दिवसीय अधिवेशन अयोध्या में संपन्न हुआ। महोदिया पब्लिक स्कूल है, उसके सभागार में संपन्न हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधाओं के अलग अलग संस्थानों के फार्मासिस्ट एक साथ आकर के और उस अधिवेशन में भागीदारी किए हैं, जिसमें एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, वेटनरी और इसके साथ ईएसआई में कार्यरत फार्मासिस्ट, दोनों कारागार में कार्यरत फार्मासिस्ट, समाज कल्याण विभाग में, श्रम विभाग में, एसजीपीजीआई फार्मासिस्ट एसोसिएशन, डॉक्टर लोहिया संस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, रिम्स सैफई फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इस तरीके के 16 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है। और उस अधिवेशन में हमने वैज्ञानिक सेमिनार भी आयोजित किया है और विशेष तौर पे 3 बिंदुओं पे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहला जो विचार था वो आज के समय में जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चल रही है, उसे आदमी कैसे बचेगा। तो जो औषधियाँ होती हैं, दवाएं जो होती हैं, उन्हीं से हम आदमियों को बचाते हैं अगर किसी को लू लग गया। लेकिन औषधियों को भी लू लगता है, अगर औषधियों को लू लग गई तो फिर उनको कैसे बचाएंगे। तो इस विषय पे एक व्याख्यान हुआ है कि बढ़ती गर्मी में और बढ़ते तापमान के बीच हम अपनी औषधियों को कैसे सुरक्षित रखें। सर, ये जैसा कि आपने बताया कि बढ़ती गर्मी में लू लग जाता है, तो इसमें ये जो दवा है एलोपैथिक काम करती है, होम्योपैथिक काम करती है या आयुर्वेदिक दवा काम करती है, इसमें तीन में से कौन सी औषधि जो है सबसे कारगर साबित होती है? नहीं, हम कारगर देखिए हर विधा अपने स्थान पे है। हमारा ये कहना था कि जो बढ़ती गर्मी है वो सभी दवाओं पे इफेक्ट डालती है और वो दवाएं अपनी जो एफिकेसी है उसको खो देती हैं। हो सकता है कि वो कम काम करे या ना काम करे, या ऐसा भी हो सकता है वो ख़राब हो जाए, टॉक्सिक हो जाए। तो इस विषय पे एक बड़ी परिचर्चा हुई है और उस परिचर्चा में ये निर्धारित किया गया कुछ दवाएँ ऐसी हैं जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है कि उनको ज़्यादा सावधानी रखती है, जैसे इंसुलिन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं। इस तरीके की करीब 15-16 दवाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सावधानी मांगती हैं। और भी दवाएं हैं उसके साथ, बट उन दवाओं पे विस्तृत चर्चा हुई है और एक एक दवा के बारे में क्या क्या शोध है, क्या रिसर्चेज है, उस पर अलग अलग चर्चा हुई है। तो जहाँ औषधियाँ बनती हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी हुई होगी उस समय वो उन्होंने मानक टेम्परेचर जो रखा रहा होगा वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री। आज स्थिति ये हो गई कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मानक में आया है, अभी नापा गया है कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में। तो ऐसी स्थितियों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वहाँ भी कई सारी सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। उसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन इज द मोस्ट प्रिवेंटिव पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रकों में भर के आ रही, जैसे पहले आती थी, ठंडक के दिन में हुए या गर्मी के दिन में, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। बट ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। कारण क्या है, आपको एक शोध है, ब्रिटिश में अभी शोध हुआ था कि जो डार्क कलर की बसें हैं या डार्क कलर की कार है वो ज़्यादा गर्मी अवशोषित करती है। इसी तरीके से आप अगर गाड़ी बंद आ रही है 24 आवर, 46 आवर, 48 आवर्स बंद गाड़ी आ रही है, तो उसको बीच बीच में वेंटिलेशन देना ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टर्स को भी आवश्यकता है कि वो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में दवाओं का ध्यान रखें। फिर वो दवाएं स्टोरेज जब होती है तो स्टोर टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। और इसके बाद अगर आप अपने घर पे या पब्लिक हमारी कोई घर पे दवा लेके जा रही है तो घरों में क्या सावधानी रखनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मियों के दिनों में घर में आप AC के पीछे या आप फ्रिज के पीछे दवाई नहीं रखेंगे, किचन में दवा नहीं रखेंगे, बाथरूम में दवाएं नहीं रखेंगे, टॉप पे दवाएं नहीं रखेंगे, अलमारी के ऊपर जैसा कि आम तौर पे रखा जाता है वहाँ नहीं रखेंगे। कोल्ड मेंटेन करेंगे, रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री होता है या मैक्सिमम 30 डिग्री तक होता है। तो जिन कमरों में AC हो कोशिश करिए कि वहाँ दवाएँ रखी रहे। तो इस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। इस तरीके से औषधियों की खोज कैसे होती है उस पर एक चर्चा हुई है। एक तीसरी, फार्मेसी का फ्यूचर क्या है, इस पर चर्चा हुई है। विभिन्न विधाओं में फार्मेसी के अलग अलग लोग जो थे उन्होंने अपनी अपनी विधा पर चर्चा की। इसके साथ फार्मासिस्ट समाज में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन
उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। वेटनरी फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली लागू नहीं हो रही है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों में भी तमाम सारी समस्याएं आ रही हैं। हर विधा में पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से दिक्कतें जो हैं उस पर भी परिचर्चा हुई और विशेष तौर पे सभी के प्रतिनिधि जो थे, जैसे कारागार में आपको बताएं, कारागार में 70% से ऊपर पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं। ये स्थिति आपके समाज कल्याण विभाग की है। समाज कल्याण विभाग में 90% पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इन विभागों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जाए, इसके लिए परिचर्चा हुई और आपस में चर्चा करके एक प्रस्ताव पारित किया गया है। एक प्रस्ताव और पारित हुआ है, वो है कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें अभी तक बी फार्मा के जो कोर्सेज हैं उनको नहीं रखा गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है, मेडिकल के कोर्स को ऐड कर लिया गया है, इवन आर्ट को, साइंस को, कॉमर्स को भी ऐड किया गया है सिविल सर्विस के लिए, वो है। लेकिन हमारे फार्मेसी के कोर्सेज को अभी तक उसमें ऐड नहीं किया गया है। ये एक बड़ी विडम्बना है। तो इसलिए इसको भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि इसको भारत सरकार को भेजेंगे कि जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में इन जो भी फार्मा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं उनको ऐड किया जाए। तो इस तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए और प्रस्ताव के उपरांत सेकंड सेशन जो हमारा हुआ है, सेकंड सेशन में जो प्रांतीय कार्यकारी है उसका निर्वाचन हुआ है, जिसमें सभी पदों पे जो हमारा संविधान है जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जहाँ भी वैकेंसी खाली हो, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि वो अधियाचन निकाल कर भर्ती करें। और ख़ास तौर पर वेटनरी फार्मासिस्टों की संख्या बहुत कम हो गई है, उसमें नियमावली को जल्द से जल्द प्रख्यापित कराकर भर्ती की जाए, जिससे एक फार्मासिस्ट के पास 4 से 5 अस्पतालों का चार्ज हो, उससे निजात मिल सके। इसी तरह से अन्य संवर्ग में भी एक फार्मासिस्टों की कमी है, उसको पूरा किया जाए। और हम लोगों का विस्तार इसलिए हुआ है कि हम लोग सभी फार्मासिस्टों को लेके एकजुट होकर उनके साथ कार्य किया जाए, उनके साथ अन्याय न हो, उस अन्याय को दूर किया जाए। होम्योपैथ का अधियाचन निकला था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है फार्मेसिस्ट फेडरेशन की तरफ से। कि इसी तरह से अन्य संवर्ग का भी अगर जगह वैकेंसी खाली हो तो अधियाचन निकालकर उसको जल्द से जल्द भरें। जी जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने सरकार को धन्यवाद भी दिया है और सुझाव भी रखा है कि जो हमारे पद खाली पड़े हुए हैं उन पद को भरा जाए। तो डिप्लोमा फार्मेसिस्ट काफ़ी दिनों से पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। और बाकी भैया ने भी बताया, हम भी कहना चाहते हैं कि विभाग में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उससे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज से इलाज नहीं होगा जब तक हमारे पैरामेडिकल के स्टाफ की भर्ती नहीं होगी और कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। तो जनसेवाओं में बड़ा दिक्कतें आ रही हैं। और जब ये भर्ती हो जाएंगी तो जनसेवा सुचारू रूप से दिया जा सकता है। लेकिन सरकार इस पर चेत कर खाली बिल्डिंगें बना रही है, न कि वहाँ हमारा पैरामेडिकल स्टाफ को वहाँ भरा जाए। पैरामेडिकल स्टाफ जब आएगा, इमरजेंसी भरी रहती है, काम करने वाले 2 लोग खाली हैं और इमरजेंसी भरी हुई है। अब यहाँ पर कम से कम 5-5, 6-6 फार्मेसी इमरजेंसी में होने चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता सरकार नहीं समझ रही है। कहीं अभी तक हमको जहाँ तक मुझे जानकारी है फार्मेसिस्टों के बारे में कि 2003 के बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ लोग आए थे, उसके बाद से अभी तक फार्मेसिस्टों की भर्ती की ही नहीं गई है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी इसके लिए प्रयासरत हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, चुने गए पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे अपने कार्यकारिणी के साथ संघर्ष करें, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए और आने वाली पीढ़ी को आगे ला के इसमें समावित करावें, ताकि आगे कि हम लोग की जो है जनरेशन चलती रहे और जन सेवा में हम लोग जनसेवा में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी चुनी हुई कमेटी को। धन्यवाद।